लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो टू ऑल, माई सेल्फ श्वेता विश्वकर्मा। मैं जैसे कि आप लोगों को आज जो मेरा टॉपिक है वो मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। वैसे तो देखा जाए तो इसका बहुत विस्तृत रूप है और इसको हम 3 से 4 लेक्चर में इस टॉपिक को हम समझेंगे। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कि ऑफर और एक्सेप्टेंस क्या है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि बिजनेस लॉ में रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्व रखते हैं। इनकी सेक्शंस होते हैं, धाराएं होती हैं जिनके विरुद्ध कार्य नहीं किया जा सकता क्योंकि वो लीगल नहीं होता है। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में हम सबसे पहले हमने क्या समझा था कि कभी भी दो व्यक्तियों का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है ना। किसी भी कार्य को करने के लिए, सपोज किसी भी कार्य यदि लें, हम यहाँ पर हमारा बिजनेस लॉ चल रहा है, बिजनेस को करने के लिए, बिजनेस को आगे ग्रो करने के लिए लॉ बहुत जरूरी है ताकि हमारा बिजनेस अच्छे से ग्रो करे और कानून व्यवस्था ऐसी रहे जो व्यवस्थित ढंग से व्यापार को आगे बढ़ा सके। ये हमने समझा था मेरे लास्ट लेक्चर में, ठीक है। यहां पर हम ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं। तो ऑफर में जो धारा सेक्शन लगता है वो सेक्शन लगता है 2A और एक्सेप्टेंस में जो सेक्शन लगता है वो लगता है 2B, ठीक है। ये धाराएं रहती हैं। धाराएं मतलब कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें फॉलो करवाए जाते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। बिना इसके संभव नहीं हो पाता है किसी भी टॉपिक को क्लियर करना या उस रूल्स एंड रेगुलेशन के विरुद्ध कोई भी कार्य करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम ऑफर को समझ रहे हैं जिसमें कि सेक्शन 2A की धारा लागू होती है। देखिए, ऑफर के लिए क्या होना चाहिए? ऑफर के लिए किन्हीं 2 व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है, यदि हम लें फॉर एग्जांपल मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, ये 2 व्यक्ति हो गए, ठीक है। अब यदि मिस्टर ए को कुछ भी व्यापार करने की इच्छा है तो वो क्या कर रहा है, सामने वाले को प्रपोजल दे रहा है, मिस्टर बी को प्रपोजल दे रहा है। जैसे कि मिस्टर ए को अपनी एक कार बेचनी है ना। अपनी एक कार क्या करनी है, बेचनी है। वो सोच नहीं रहा है, वो बोल रहा है। किसको बोल रहा है? मिस्टर बी को बोल रहा है कि मुझे मेरी कार 50,000 रुपए में बेचनी है। ये क्या दे रहा है? वो ये ऑफर दे रहा है। यदि मिस्टर ए सिर्फ सोच रहा होता कि मुझे अपनी कार बेचनी है, सिर्फ सोच रहा होता, वो किसी को, दूसरे व्यक्ति को बोल नहीं रहा होता, तो ये ऑफर नहीं होता, है ना। ऑफर मतलब क्या? मतलब वो किसी के सामने ऑफर दे रहा हो, किसी के सामने प्रस्ताव रख रहा है किस विषय में? ऑफर मतलब ये दे रहा है सामने वाला व्यक्ति कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं 50,000 रुपए में। इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? ऑफर कहेंगे, प्रस्ताव कहेंगे। स्वीकृति अभी नहीं हुई है, अभी सिर्फ प्रस्ताव हुआ है ना। मिस्टर ए ने मिस्टर बी के सामने प्रस्ताव रखा है। इसमें क्या धारा लागू हो रही है? इसमें धारा लागू हो रही है सेक्शन 2A। सेक्शन 2A इसमें लागू हो रहा है। तो मैं समझ रही हूं कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, ऐसी उम्मीद मैं रखी हुई हूं, ऐसी आशा कर रही हूं कि आप मेरी बातों को अच्छे से समझते हैं। मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें आपको सब समझ में आ रहा होगा। हम यहाँ पे बिजनेस लॉ लेके बैठे हैं, यहाँ पे हम बिजनेस लॉ पढ़ा रहे हैं, आप लोग उसको समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट, उसका थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। और हमारा कॉमर्स तो है ही, बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के हमारा कॉमर्स का ज्ञान अधूरा है ना। मतलब हमारा सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही प्रैक्टिकल है। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इस सिर्फ समझने के लिए लिखे हुए हैं, आप इसको देखते हुए भी समझ सकते हैं। अभी हम ऑफर की बात करें जिसमें हमने बोला इसमें धारा 2A लागू होती है। ऑफर मतलब भी मैंने आपको समझाया। यदि मिस्टर ए को कार बेचने की इच्छा है तो उसने मिस्टर बी के सामने एक ऑफर रखा कि मुझे अपनी कार 50,000 रुपए में बेचनी है। तो ये ऑफर उसने क्या किया, मिस्टर बी के सामने रखा। तो ये क्या हुआ? ये ऑफर हुआ, ये प्रस्ताव हुआ, है ना। अच्छा, सेक्शन 2C के अनुसार प्रॉमिसी एंड प्रॉमिसर कौन होता है? वचनदाता और वचन ग्रहीता।
मतलब वचन देने वाला वचनदाता और वचन लेने वाला, ग्रहण करने वाला वचन ग्रहीता होता है। इसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं सेक्शन 2C के अनुसार होते हैं। तो आपने अभी क्या समझा? आपने समझा प्रस्ताव क्या होता है, प्रॉमिसी क्या होता है और प्रॉमिसर क्या होता है। इसकी धाराएं भी आप समझ गए, ठीक है। मतलब सिर्फ सोचना ही ऑफर करना नहीं होता, उसको सामने वाले को किसी के सामने प्रस्ताव रखना पड़ेगा। मतलब यदि उसको किसी अपनी कंपनी को किसी को कुछ सेल आउट करना है या कंपनी को खरीदना है, ठीक है, कोई फर्नीचर को खरीदना है, कोई होम को खरीदना है या कोई होम को अपने बेचना है, XYZ कुछ भी चीज होती है, तो इसके लिए 2 व्यक्ति का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। 2 व्यक्ति होने चाहिए, एक A एंड सेकेंड B, मतलब एक प्रस्ताव रख रहा है और दूसरा प्रस्ताव को ग्रहण कर रहा है, ये 2 व्यक्ति होने चाहिए। मतलब एक को तो खुली छूट है कि वो प्रस्ताव रख सकता है, लेकिन सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ग्रहण करता है कि नहीं, ठीक है, और वो स्वीकृत करता है कि नहीं। तो ये हमारा दूसरा जो पार्ट है वो है। तो सामने वाले का ऑफर जो है दूसरा व्यक्ति स्वीकार करेगा, इसलिए 2 व्यक्तियों का होना बहुत आवश्यक है। अच्छा, ऑफर में सबसे पहली बात तो मैं एक चीज बता दूं कि ऑफर में एक दूसरे का दो व्यक्ति का होना जरूरी है, दोनों की सहमति होना बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों की सहमति के विरुद्ध कार्य नहीं होने चाहिए, और काम ना करना या ना करना, काम करना या ना करने के संबंध में ये भी क्लियरिटी होनी चाहिए। तो ये 3 चीजों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है प्रस्ताव में, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम एक्सेप्टेंस के बारे में बोलते हैं, जिसमें कि सेक्शन 2B लागू होता है ना। यहां पे हम देखेंगे एक्सेप्टेंस मींस क्या, मतलब कि मिस्टर ए ने यदि प्रस्ताव रखा बी के सामने और बी ने उसको सोच समझ करके और एक्सेप्ट किया कि ठीक है मैं आपकी कार, जैसे मिस्टर ए ने, मैंने आपको बताया ना, मिस्टर ए बोल रहा है कि मुझे कार 50,000 रुपए में बेचनी है, और मिस्टर बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मैं आपकी कार 50,000 रुपए में खरीद लूंगा। उसने पूरे ही कॉन्फिडेंस के साथ में ये बात क्लियर कर दी, उसको वचन दे दिया, उसने क्या किया, वो चीज एक्सेप्ट कर ली। इसको हम एक्सेप्टेंस कहते हैं, इस व्यवहार को हम एक्सेप्टेंस कहते हैं कि हाँ उनने वचन दिया, मिस्टर बी ने वचन दिया कि हाँ मैं आपकी कार 50,000 रुपए में खरीद लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है ये है रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस, मतलब कि क्या क्या रूल्स हैं एक्सेप्टेंस के। देखिए, सबसे पहला है स्वीकृति उसी व्यक्ति द्वारा होनी चाहिए, दूसरा पूर्ण एवं शर्त रहित, थर्ड प्रस्तावक द्वारा निर्देशित ढंग से स्वीकृति, स्पष्ट एवं गर्भित शर्तों का पालन अथवा प्रतिफल की प्राप्ति। देखिए, ये अगर हम देखा जाए, जो मेरा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का जो लेक्चर है, ये 3 से 4 लेक्चर में आप लोगों को समझ में आएगा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से जानने वाली चीज है। क्योंकि यदि हम यहां पर देखें बिजनेस लॉ को, तो हमारा बिजनेस लॉ, यानी कि अगर हम बिजनेस लॉ की बात करें, बिजनेस में क्या क्या चीजें ऐसी हैं, यदि हम वर्किंग कर रहे हैं, बिजनेस को में व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें हर एक चीज में, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हो, चाहे व्यापारिक क्रियाएं हों, ठीक है, चाहे किसी कारखाने का कोई ऑर्गेनाइजेशन संबंधित कार्य हो, चाहे वो वर्कर से संबंधित कार्य हो, कंज्यूमर से संबंधित कार्य हो, उपभोक्ता से संबंधित कार्य हो, मार्केट की जो भी वैल्यू उससे संबंधित कोई कार्य हो, या हमारे अकाउंट्स में, या हमारे कोई भी व्यापार से जुड़ी हुई चीजों में यदि कोई भी कानून व्यवस्था है, तो इसके अंतर्गत हमें ये जानकारी मिल जाएगी कि कौन सी चीज में कौन सी कानून व्यवस्था जुड़ी हुई है। यहां पर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट को समझ रहे हैं, जिसके लिए हमें ऑफर और एक्सेप्टेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट लेक्चर में ऑफर, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन के बारे में भी आपको समझाया था, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, बट हम इसको अब क्लियरिटी के साथ में आगे बढ़ाते चलेंगे। इसीलिए सबसे पहला फर्स्ट था आपको प्रस्ताव के बारे में समझना, जिससे जुड़ी हुई सेक्शंस के बारे में भी समझना, ठीक है। उसके बाद में आपको वचनदाता एंड वचन ग्रहीता का भी अर्थ समझ में आ गया। मैंने आपको नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया था, जिसमें काफी चीजें क्लियर की थी, जो मेरे लास्ट लेक्चर में था, वो आप देख सकते हैं उस चीज को। उसमें नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली देखा जाए तो ये चीज जो समझना है, अपना प्रस्ताव एवं स्वीकृति के बारे में समझना बहुत ही जरूरी है, इसलिए हम इसको अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पोर्शन समझ में आ गया।
रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस, इसमें इतने पॉइंट तो मैंने क्लियर किए हैं, लेकिन जो मेरा जो नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें मैं और भी अच्छी तरीके से, मतलब इसमें जो भी चीजें बाकी रह गई हैं उसको क्लियर करते हुए आप लोगों को प्रस्ताव और स्वीकृति के बारे में अच्छे से और समझाऊंगी। फिलहाल आप इसको रिवाइज करें कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या होता है, इसकी क्लियरिटी क्या है, कितने लोगों का होना जरूरी है। तो आज का लेक्चर मैं यही खत्म करना चाहूंगी और आशा करती हूँ कि जो मैं समझाई हूँ आपको समझ में आया है। नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर रहेगा वो इसी बेस पर रहेगा, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में, और क्लियर मैं करती चलूंगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको सब समझ में आ रहा है। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।